हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था बाई एम लक्ष्मीकांत की यह दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करी थी। यदि आपने उस वीडियो को मिस किया है तो यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। यह आने वाले बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम, 66वीं बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम, यूपीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी और सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। देखिए, आपकी क्वेरी थी एक कि टेस्ट कराना। देखिए, सबसे पहले बात कि इफ़ यू आर न्यू तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। कोई भी बुकलेट ले लो और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में बीपीएससी के द्वारा, आप उसको एनालिसिस करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे होगा क्या कि आपको बीपीएससी का मूड पता चलेगा, ठीक है ना फ्रेंड। जब बीपीएससी का मूड पता चलेगा, मैंने शुरू के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि कोई भी युद्ध नायक जो है, युद्ध करने से पहले जो है, पहले वह अपने दुश्मन की अच्छाइयाँ, उसकी कमजोरियाँ, कहाँ वह उसे हार सकता है, कहाँ वह उसको हरा सकता है, सबके बारे में देखता है, जांचता है, परखता है। उसके बाद स्ट्रेटजिक प्लान डेवलप करता है ताकि वह अपने युद्ध को आसानी से जीत सके। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा। अब यदि आपको बीपीएससी को अच्छे तरीके से समझना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको ज़रूर ही सॉल्व करना ही होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। कोई भी मार्केट में यदि आपको कहे कि मैं समझा दूंगा बीपीएससी का मूड, तो मैं आदमी दूसरा कोई नहीं समझा सकता। आपको समझना होगा खुद से और क्वेश्चन एनालिसिस करना होगा। ये होती है सेल्फ स्टडी और एक्टिव स्टडी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन एनालिसिस करोगे तो आपको मूड पता चलेगा और तब जाके ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि क्या है या किस बारे में है और कहाँ तक सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, द रियल बॉस ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग द रियल बॉस उनको पच नहीं रहा होगा, क्योंकि कल के क्लास में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और सर्वे सर्वा होता है। तो मतलब एक तरीके से तो वो क्यों मैं प्रधानमंत्री को द रियल बॉस कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री में समाहित होते हैं। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को द रियल बॉस कहा, आपको समझाने के वास्ते, ठीक है। तो इसको एक बार मैं फिर से पढ़ देना चाहूँगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की जो भी संसदीय व्यवस्था है, जो कि हमारे यहाँ भी लागू है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है। अब बात आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्य विधानमंडल के चुनाव होते हैं, पंचायत लोकल गवर्नमेंट्स जो भी होती हैं, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी, सबके चुनाव होते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव क्यों नहीं होता? हम तो चुनाव के द्वारा ही प्रधानमंत्री बनाते हैं ना। तो देखिए, हम चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं करते, हम चुनाव किसी पार्टी को अपना वोट देते हैं, पार्टी को चुनते हैं कि ये पार्टी सरकार बनाए, और प्रधानमंत्री किसको बनाएगी ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी पार्टी जो बहुमत प्राप्त दल नेता होता है किसी भी चुनाव में, अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा की बात करें तो जो भी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल करेगी पार्टी, और वह पार्टी जिसको भी अपना नेता चुनेगी, वो क्या होगा? प्रधानमंत्री नियुक्त होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति, चुनाव नहीं होता है। या क्वेश्चन हमेशा यहाँ से अराइज होता है। आपको कब पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरीके से अराइज होगा? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। मेरी बात मानो, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, ठीक है। यदि मंगरू, गांव का मंगरू जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, अनपढ़ भी है,
तो उसको भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, यदि वह बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाए तो। ठीक है, बात आ रही है समझ में। चुनाव जीतना ना जीतना यह कोई लाजमी नहीं है। आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या तथ्य समाहित है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। हमने पढ़ा कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रधानमंत्री में होता है। इस स्लाइड में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन होता है। और नियुक्ति के लिए और चाहे निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया हमारे संविधान में नहीं दी गई है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। और जो है प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। ठीक है, आगे इस स्लाइड में देखते हैं। परंतु लोकसभा में एक स्थिति यह भी हो सकती है कि किसी भी हंग पार्लियामेंट हो जाए, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करके कर सकता है, जिसके बारे में हमने कल बहुत अच्छे तरीके से कल के क्लास में चर्चा करा था। ठीक है, राष्ट्रपति आप जरूर पढ़ना, सारे चैप्टर्स इंटरलिंक हैं, जो भी मैंने बनाया शेड्यूल सब इंटरलिंक हैं। तो आप पहले एक वीडियो को देखो, उसके बाद दूसरे वीडियो को देखो, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे कि लोकसभा में मान लीजिए कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो राष्ट्रपति जो है अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि इससे जो है सामने वाले का मोरल बूस्ट हो। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, यदि आप उसको पसंद करोगे, लोगों के बीच शेयर करोगे, प्रमोट करोगे, तो मेरा भी मोरल बूस्ट होगा और अधिक आपके लिए कार्य करने के लिए। देखिए, ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा हंग पार्लियामेंट की स्थिति में, मतलब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल, ठीक है, मतलब सिर्फ जिसको सबसे अधिक सीटें मिली हैं, अथवा यदि कोई गठबंधन का नेता हो, को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, इसके साथ यह एक कंडीशन है कि जो भी प्रधानमंत्री नियुक्त होगा इस प्रोसेस के थ्रू, उसे 1 माह के भीतर सदन में जो है विश्वास मत हासिल करना होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। आगे बढ़ें, दूसरे लाइन पे चलते हैं। 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया बोले तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य न हो, ठीक है, मैंने बात करी थी एग्जाम्पल देके कि गांव का मंगरू यदि न भी पढ़ा लिखा हो और चुनाव न भी जीतता हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इस समय की अवधि में उसे सदन के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर कट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। कोई ये कंडीशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है तो लोकसभा का ही सदस्य हो, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आपके पहले ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, HD देवेगौड़ा और इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि शपथ कौन दिलवाता है और पदावधि क्या होती है। ठीक है, कोई भी पोस्ट हो इस तरीके का जब हम पढ़ते हैं तो सब में सिंपल प्रोसेस होता है। एक कॉमन शीर्षक के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं डिवाइड कर करके। नियुक्ति कैसे करता है, चुनाव किस तरीके के होता है, शपथ कौन दिलवाता है, पदावधि कितने दिन की होती है, कार्य और शक्तियाँ उसकी क्या क्या होते हैं, और संविधान उसको कितना इंपॉर्टेंस देता है। यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। चीज़ों को पहले सिंप्लीफाई करना सीखिए। सिंप्लीफाई करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। शपथ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति जो है उसे पद और गोपनीयता दोनों की शपथ दिलवाता है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। PM को शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है। ठीक है, यदि कोई बोले कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, मान लीजिए एक MCQ पे चर्चा करते हैं कि PM का कार्यकाल कितना होता है और दे दे यहाँ पे
4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, या चौथा ऑप्शन दे दे कार्यकाल निश्चित नहीं होगा, तो आप क्या मारोगे? यदि उस ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस में दिया हो कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, तब उसको मारेंगे, ठीक है। अन्यथा पांचवा ये जो है 5 साल होता है नॉर्मल। यदि पूछे कि प्रधानमंत्री का नॉर्मल कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है, ठीक है। तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। एक बात बताओ कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ? कि राष्ट्रपति उसे जब चाहेगा तब उसे अपने पद से पदच्युत कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक उसे लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल है, तब तक राष्ट्रपति उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बात को ध्यान में रखना। हमने सारी चीज़ें जानी अभी तक, शपथ, पदावधि, नियुक्ति और प्रधानमंत्री के बारे में। अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो, जैसा कि मैंने कहा कि रियल बॉस होते हैं, इन सारे तथ्यों से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है उसके अंदर वास्तविक कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। तो प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियां देखें तो मंत्री परिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में और अन्य शक्तियां एवं कार्य, इन शीर्षक के अंतर्गत बांट के प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों को पढ़ा जा सकता है, ठीक है मित्र। देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के संबंध में पीएम को क्या क्या पावर होता है? प्राइम मिनिस्टर को देखिए, पीएम जो है किसी भी मंत्री को नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, लिस्ट देता है कि इस व्यक्ति को जो है हमें मंत्री बनाना है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कौन करता है? पीएम ही करता है, और उसमें फेरबदल भी कर सकता है जब मन करे तब। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह भी दे सकता है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए कितना पावर है इसके पास, ठीक है। किसी को मंत्री बनाना है तो वो राष्ट्रपति से कहे कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाओ। कौन सा मंत्रालय देना है वो भी कहे कि नहीं इसको ये मंत्रालय दिया जाएगा। उसमें फेरबदल भी कर सकता है उसकी अपने मन के अनुसार, यदि मंत्री अच्छा से हैंडल नहीं कर पाता है अपने मंत्रालय को तो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद यदि मंत्री को त्यागपत्र देने और राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति उस मंत्री को बर्खास्त करे, इसकी सलाह भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। और जब भी मंत्री परिषद की बैठक होती है तो उसका ऑटोमेटिक अध्यक्षता जो है वह कौन करता है? पीएम करता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है एवं समन्वय स्थापित करता है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है और उनको गाइड करता है कि आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। यदि वह पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल जो है बर्खास्त हो सकता है, बर्खास्त हो जाएगा, ठीक है। बर्खास्त हो क्या सकता है? हो जाएगा, ठीक है। जब तक जो बहुमत दल है, बहुमत प्राप्त दल कोई अन्य नेता ना चुन ले। राष्ट्रपति के संबंध में देखते हैं कि वह क्या क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास। पीएम जो है राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। माफ कीजिएगा, ये मिस टाइप हो गया, कड़ी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करता है। मंत्री परिषद जो भी निश्चय लेता है, डिसीजन लेता है, इसको सूचित करता है, राष्ट्रपति को बताता है कि हमने ये काम किया, ठीक है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उससे अवगत भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को कराता है, ठीक है। बात आ गई आपको समझ में। अब संसद के मामले में देखते हैं। पीएम जो है निचले सदन का नेता होता है, ठीक है। निचला सदन बोले तो लोकसभा और ऊपरी सदन बोले तो राज्यसभा, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श जो है प्रधानमंत्री ही देता है, ठीक है। किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है तथा सभा पटल पर सरकार की घोषणा भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री के अन्य पावर्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है।
ठीक है, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है और सत्ताधारी दल का नेता होता है, जैसा कि हमने पहले जाना। ठीक है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि सेनाओं का तीनों का सर्वोच्च वो कौन होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो उस केस में राष्ट्रपति होगा। लेकिन यहाँ पे अगर राजनीतिक प्रमुख पूछे तो वह कौन सा होगा, पीएम होगा। ठीक है, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देखिए, अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही वह कार्य करेगा। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री के बारे में जो भी मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसके और कॉन्सेप्ट उसके बारे में हमने चर्चा करा। कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं जिससे कभी कभी जो है आयोग प्रश्न पूछ देता है, ज़्यादा फैक्चुअल यदि पूछने की कोशिश करे तब। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अभी तक 6 ऐसे लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे। कौन कौन से? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी। ठीक है, 6 ऐसे लोग रह चुके हैं जो पीएम बनने से पहले अपने राज्य में सीएम थे। ठीक है, बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, बीपी सिंह का फुल फॉर्म है विश्वनाथ प्रसाद सिंह। एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। कौन कौन से 2 ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन कौन से 2 ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा? तो कौन कौन से हैं? एक तो आपके बीपी सिंह हो जाएंगे और दूसरा हरदन हल्दी डीडी गौड़ा, एचडी देवगौड़ा हो जाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। जो भी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, किसके विरुद्ध लाया गया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध। ठीक है, चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। सोचो क्यों, क्या क्या स्थिति बनी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति जो है मोरारजी देसाई थे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि वे जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, एक कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में सबसे कम समय तक 17 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति जो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। तो ये था प्रधानमंत्री के बारे में सारे तथ्य। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो ज़रूर लाइक करें। कोई सजेशन देना चाह रहे हों या आपको लग रहा है कि कुछ लैक हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है और ना ही संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, यह विशुद्ध राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रधान से हटकर इसकी नियुक्ति होती है। अतः कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री का पद जो है विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है। ठीक है, अब तक कुल 8 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और अभी जो लास्ट उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब। तो ये हो गया पीएम और उप पीएम के बारे में। अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जिसे हम मंत्री परिषद बोलते हैं। एक ऐसी इकाई जो सरकार की सारी नीतियों और डिसीजनों को लेती है और किसी भी देश या राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में अपना योगदान देती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोला जाता है। 75 अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह मंत्री नहीं बनेगा। ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 75(5) में इसका वर्णन है। ठीक है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति ही मंत्रियों को भी शपथ दिलवाता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल, देखिए वैसे तो मंत्री परिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन निश्चित कोई कार्यकाल नहीं होता। पर मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, अन्यथा जब भी विश्वास प्राप्त या विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहेगा तभी वह विखंडित हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा का वैसे नॉर्मल सामान्यतः कार्यकाल जो है 5 वर्ष का ऐसे माना जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चले तो। मंत्री परिषद का आकार, देखिए मूल संविधान में मंत्री परिषद के आकार के बारे में चर्चा नहीं करी गई थी। ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि आने वाले सिचुएशन में सोसाइटी जो है डायनेमिक सोसाइटी होती है। ठीक है। सोसाइटी में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, सोसाइटी का हमेशा इवोल्यूशन होते रहना चाहिए। तो शायद ये सारे थॉट्स होंगे उनके दिमाग में, जो भी हमारे राजनीतिक पूर्वज थे, संविधान निर्माता थे, इसलिए उन्होंने मूल संविधान में जो है मंत्री परिषद का आकार तो के संबंध में कोई उपबंध नहीं किया। लेकिन 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत उपबंध किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। 15% से अधिक नहीं होगी। कौन से संविधान संशोधन? 91st अर्थात 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम जो है 83 मंत्री हो सकते हैं। ये है मंत्री परिषद का आकार। देखिए मैं कितना बढ़िया ग्राफ बनाया हूँ। देखिए मंत्री परिषद में कौन कौन सा आता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। कैबिनेट मंत्री जो मूल मंत्री होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आता है उसके नीचे राज्य मंत्री और सबसे नीचे आता है उप मंत्री। ठीक है। राज्य मंत्री का 2 प्रकार होता है, एक जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया गया हो और एक जिसे स्वतंत्र प्रभार जो है नहीं दिया गया हो। ठीक है, देखते हैं आगे। और इन सब का कंबाइन जो है यूनियन मंत्री परिषद कहा जाता है। इसका नाम क्या है? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में यदि सामान्यतः पूछे कौन कौन आता है, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। ठीक है। मैंने कल अनुच्छेद 352 को इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो बताइए कि मैंने 352 में क्या बताया था। कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट मंत्रियों के समूह से होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, भारत सरकार के प्रशासन की यह सर्वोच्च इकाई है। अब कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति होती है। अब एक एक करके देख लेते हैं। राज्य मंत्री, इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। इनकी 2 श्रेणी होती है, स्वतंत्र प्रभार वाले और वैसे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है, एक सबऑर्डिनेट के तौर पे। अब बात आती है उप मंत्री के बारे में। उप मंत्री कनिष्ठ मंत्री होता है जो किसी कैबिनेट मंत्री तथा स्वतंत्र प्रभाव वाले जो है राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, जैसा कि मैंने पहले बताया। जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है। कोई कहे कि कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री में आप कैबिनेट मंत्री होते हैं, यही मिलके मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है सामूहिक उत्तरदायित्व की। अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
कहाँ से भैया? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, अगर कोई एक मंत्री गलती करता है तो सबकी जिम्मेदारी आएगी, उसकी जिम्मेदारी सबके ऊपर आएगी, मंत्रिपरिषद में जो लोग भी शामिल हैं सबके ऊपर। और यदि उस बिगड़ैल मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ना, तो समझ जाइए कि सबकी नैया जो है डूबने वाली है। ठीक है, चलिए इसको आपकी भाषा में समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा जिसने वो कार्य किया है, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। ठीक है, यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में लोटिया डूब जाएगा, अर्थात संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र त्याग देना होगा। मंत्री चाहे किसी भी सदन का हो, ठीक है, चाहे वो उच्च सदन का हो या निम्न सदन का, सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति ही होगा, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्रपति के प्रति होगा। तो यदि कोई पूछे किसी मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व तो मंत्रिपरिषद का हाँ किसके प्रति होता है भैया? तो लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक है, अब कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है मंत्रिपरिषद की? देखिए, मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। मैं शुरू में ही बताया था इस वीडियो को शुरू करने से पहले। इसकी बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है, परंतु पीएम किसी भी समय इसकी बैठक बुला सकता है और खुद इसकी अध्यक्षता करेगा, जबकि मैंने पहले बताया। ठीक है, यदि वह अनुपस्थित होता है तो कोई वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं है। मान लीजिए 100 मंत्री हैं तो इसका 1/10 उपलब्ध होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई कोरम नहीं है मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है भैया, ये बात ध्यान में रखियो। पीएम मंत्री कहने का मतलब है जोक सपाट की पीएम जो है मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है। ठीक है, वो सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और मतभेद की अवस्था में यदि ऐसा कुछ होता है तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है कि भैया हम तो इस पक्ष में हैं, हम इस पक्ष में नहीं हैं। जो पक्ष में सबसे अधिक यदि मत पड़ता है तो मामला क्लियर है, अर्थात डिसीजन उस पक्ष में लिया जाएगा। नहीं, यदि विपक्ष में मत पड़ेगा तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा उस मामले में। ठीक है, मंत्रिपरिषद के निर्णय से यदि कोई मंत्री सहमत नहीं होता तब क्या होगा? तब उसे अपने पद से त्यागपत्र दे देना होगा। ठीक है, सर्वप्रथम 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और केसी नियोगी जी ने मंत्रिमंडल के निर्णय से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिए थे। That's all. I hope कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करो, इसे अन्य लोगों को बांटो ताकि इसका लाभ जो है अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें मैंने एक टेलीग्राम का बहुत अच्छा सा लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। MCQ और सारे PDF नोट्स उसी पे प्रोवाइड करता हूँ। ये इसका अभी कोई चार्ज नहीं है, तो एंजॉय करो। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद।